Good morning, students. So, students, today we are going to start our new topic, that is solution of system of linear equations by using matrix method. तो आज हम लीनियर इक्वेशंस के सिस्टम को सॉल्व करेंगे विद हेल्प ऑफ मैट्रिसेस. चलिए स्टूडेंट्स, अगर मैं बात करूं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस की, तो आज हम स्टडी करेंगे अबाउट सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ टू लीनियर इक्वेशंस एंड सिस्टम ऑफ थ्री लीनियर इक्वेशंस. तो आप देख सकते हैं ये आपके पास टू लीनियर इक्वेशंस का सिस्टम है, लाइक a1x प्लस b1y इज इक्वल टू d1, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू d2. तो ये आपके पास टू लीनियर इक्वेशंस हैं. ठीक है, आपके पास टू अननोन्स हैं x एंड y. आपको इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके टू अननोन्स x एंड y फाइंड आउट करने हैं. ओके, एंड इट इज a system of three linear equations like a1x plus b1y plus c1z is equal to d1. Similarly, a2x plus b2y plus c2z is equal to d3, d2, a3x plus b3y plus c3z is equal to d3. तो ये आपके पास थ्री लीनियर इक्वेशंस का सिस्टम है एंड दिस इज ए सिस्टम ऑफ टू लीनियर इक्वेशंस. तो हमारे सिलेबस में आज हम जो सॉल्व करने वाले हैं वो टू लीनियर इक्वेशन के सिस्टम को सॉल्व करेंगे और थ्री लीनियर इक्वेशन के सिस्टम को सॉल्व करेंगे. तो यहाँ पे हम टू अननोन्स x और y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और यहाँ हम फाइंड आउट करेंगे थ्री अननोन्स डेट इज x, y एंड z. तो फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे टू लीनियर इक्वेशंस की बात करूँ तो हम किस तरह के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे, लाइक x प्लस 3y इज इक्वल टू 6. सो इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम ऑफ टू लीनियर इक्वेशंस. ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से आपके पास टू लीनियर इक्वेशंस होंगी. तो इट इज ए सिस्टम ऑफ टू लीनियर इक्वेशंस. तो इस तरह से टू लीनियर इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे. ऐसे यहाँ पे मैं एक थ्री लीनियर इक्वेशंस का भी एक सिस्टम का मैं आपको एग्जांपल दे सकती हूँ. फॉर एग्जांपल x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9 और 2x माइनस वाई प्लस 6z इज इक्वल टू 7. कोई भी हम एग्जांपल ले सकते हैं यहाँ पे. ठीक है, तो 3x माइनस वाई प्लस 4z इज इक्वल टू 9. तो ये आपके पास एक एग्जाम्पल हो गया सिस्टम ऑफ थ्री लीनियर इक्वेशंस का एंड इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम ऑफ टू लीनियर इक्वेशंस. तो आज हम इस टाइप के दोनों क्वेश्चंस को जैसे कि यहाँ पर ये टू लीनियर इक्वेशंस का सिस्टम है, इसको सॉल्व करेंगे विद हेल्प ऑफ मैट्रिसेस मेथड. सेम हम सॉल्व करेंगे सिस्टम ऑफ थ्री लीनियर इक्वेशंस को. ओके, तो टू लीनियर इक्वेशंस और थ्री लीनियर इक्वेशंस की हम यहाँ पे आज बात करेंगे. चलिए, तो स्टूडेंट इनको सॉल्व करने से पहले सबसे पहले मैं यहाँ पे टू टाइप के सिस्टम्स की बात करूंगी. So our first system is consistent system and second one is inconsistent system. तो सबसे पहले consistent system क्या होता है? Consistent system, a system having one unique solution or infinite number of solutions is called consistent system. स्टूडेंट्स, एक ऐसा सिस्टम लीनियर इक्वेशंस का जिसका या तो केवल एक ही सोल्यूशन हो, एक यूनिक सोल्यूशन हो, या फिर एक से ज्यादा इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशंस हो, तो ऐसे सिस्टम को हम कहते हैं कंसिस्टेंट सिस्टम. ओके, तो आपके पास एक सिस्टम है इक्वेशंस का. ओके, अगर आप उस सिस्टम का एक सोल्यूशन निकाल पाओ, एक यूनिक सोल्यूशन अगर उसका निकल जाए, या एक से ज्यादा इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशंस अगर उसके आ जाए, तो उस सिस्टम को हम कहेंगे कंसिस्टेंट सिस्टम. राइट, नेक्स्ट सिस्टम इज inconsistent system. Inconsistent, that is a system having no solution is called इनकंसिस्टेंट सिस्टम. एक ऐसा सिस्टम जिसका कोई भी सोल्यूशन ना हो. ठीक है, आपके पास चाहे टू लीनियर इक्वेशंस है, ओके, एक्स एंड वाई में है, तो आपके पास कोई ऐसी एक्स और वाई की वैल्यू अगर नहीं निकाल पा रहे हो जो कि दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर दे, दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, तो इट मीन्स दैट सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट सिस्टम. या फिर आपके पास थ्री इक्वेशंस हैं और आप कोई भी तीन एक्स वाई जेड की आप कोई भी वैल्यूज ऐसी फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हैं जो वैल्यूज उन तीनों इक्वेशंस को एक साथ सेटिस्फाई कर दे, तो इट मीन्स दैट सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट सिस्टम. इट मीन्स ए सिस्टम हैविंग नो सॉल्यूशन इज कॉल्ड इनकंसिस्टेंट सिस्टम. ओके, तो यहाँ पे हमने दो सिस्टम्स की बात करी, कंसिस्टेंट सिस्टम, इनकंसिस्टेंट सिस्टम. कंसिस्टेंट मतलब हैविंग वन यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, एंड इनकंसिस्टेंट मतलब हैविंग नो सॉल्यूशन. ओके, चलिए, तो स्टूडेंट देखते हैं कि क्वेश्चंस कैसे आएंगे और कैसे हमने मैट्रिक्स मेथड अप्लाई करके क्वेश्चंस को सॉल्व करना है. ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बाय यूजिंग मैट्रिक्स मेथड. अभी मैंने टू लीनियर इक्वेशंस का सिस्टम की मैं यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है. ठीक है स्टूडेंट्स, मैं थ्री लीनियर इक्वेशंस की भी बात करूंगी वन बाय वन. ठीक है, सभी एग्जांपल्स यहाँ पे हम लेंगे.
तो आपके सामने एग्जांपल है कि आपके पास टू लीनियर इक्वेशंस आपके सामने है और आपने इनको सॉल्व करना है बाय यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। मैट्रिसेस की हेल्प से हमने इसको सॉल्व करना है, ठीक है। क्योंकि स्टूडेंट्स हम मैट्रिसेस की हेल्प से सॉल्व कर रहे हैं तो वी कैन आल्सो से कि सॉल्विंग लीनियर इक्वेशंस इज आल्सो एन इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस और एन इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स, क्योंकि डिटर्मिनेंट का कॉन्सेप्ट भी इसमें यूज होगा। चलिए, तो सबसे पहले हमने क्या करना है, आपके पास ये दोनों इक्वेशंस गिवन है, ठीक है। हम पहले इन दोनों इक्वेशंस को लिख सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ ए मैट्रिक्स इक्वेशन। एक मैट्रिक्स इक्वेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। दैट मैट्रिक्स इक्वेशन इज AX इज इक्वल टू B, ठीक है। हम इन इक्वेशंस को लिख सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ ए मैट्रिक्स इक्वेशन दैट इज AX इज इक्वल टू B। अब यहाँ पे A क्या है, X क्या है, B क्या है। हेयर A इज इक्वल टू कोफिशिएंट मैट्रिक्स। कोफिशिएंट मैट्रिक्स ये जो आपके पास इक्वेशंस हैं, ठीक है, यहाँ पे X और Y के कोफिशिएंट्स को लेकर यहाँ पे हम मैट्रिक्स बनाएंगे दैट इज 1 2, ठीक है। पहली इक्वेशन में X और Y के कोफिशिएंट्स एंड सेकंड से 2 5। तो दिस इज कोफिशिएंट मैट्रिक्स, तो हेयर A इज कोफिशिएंट मैट्रिक्स। नेक्स्ट X, हेयर X इज ए कॉलम मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल्स। तो यहाँ पे वेरिएबल्स क्या है, X और Y, अननोन्स क्या है, X और Y, जो कि हमें फाइंड आउट करने हैं। तो इट इज ए कॉलम मैट्रिक्स ऑफ अननोन्स ऑफ वेरिएबल्स X Y। एंड B, व्हाट इज B? B is column matrix of constants which are written right hand side, which are written in right hand side, जो right hand side में आपके पास लिखे हुए हैं 4 9। ओके, तो स्टूडेंट यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि ये मैट्रिक्स क्या है। A is coefficient matrix, X column matrix of variables and B is column matrix of constants, जो कि राइट में constants लिखे हुए हैं 4 9। अब बात ये आती है कि इस सिस्टम को हम इस मैट्रिक्स इक्वेशन की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, ये अभी मैं आपको वेरीफाई करके दिखा देती हूँ, ठीक है। आपके पास ए मैट्रिक्स, अभी आपके पास क्या है, ए की जगह मैं ए की वैल्यू लिख रही हूँ, ए मैट्रिक्स को लिख रही हूँ 1 2 2 5, ओके। एंड व्हाट इज एक्स मैट्रिक्स? एक्स मैट्रिक्स इज एक्स वाई। एंड व्हाट इज बी मैट्रिक्स? बी इज 4 9। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं, अगर मैं इसको सॉल्व करूंगी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो इट विल बी x प्लस 2y। तो यहाँ पे बन जाएगा x प्लस 2y, ठीक है। तो इट विल बी, दिस इम्प्लाइज x प्लस 2y। सिमिलरली सेकेंड बन जाएगी आपके पास 2x प्लस 5y मल्टीप्लाई करने के बाद इज इक्वल टू 4 9। और अगर आप इक्वेट करेंगे तो आप देख सकते हैं कि जो लीनियर इक्वेशंस हैं आपके पास, जो गिवन लीनियर इक्वेशंस हैं वही आ जाएंगे आपके पास। x प्लस 2y इज इक्वल टू 4 एंड 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 9। दैट्स व्हाई वी कैन राइट दीज टू मैट्रिक्स इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ दिस मैट्रिक्स इक्वेशन दैट इज AX इज इक्वल टू B। इसलिए हम जो गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है उसे इस मैट्रिक्स इक्वेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं AX इज इक्वल टू B। ये मैंने आपको पूरा एक्सप्रेस भी करके दिखा दिया कि हम कैसे लिख सकते हैं। चलिए, बट देयर इज नो नीड, ये सारा आपको करके दिखाने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने आपको करके दिखाया है। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया, ए आपकी कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, एक्स आपकी कॉलम मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल्स, ओके, एंड बी इज कॉलम मैट्रिक्स ऑफ कॉन्स्टेंट्स रिटन इन राइट हैंड साइड। चलिए, अब स्टूडेंट्स हमने सिस्टम को सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब होता है कि अननोन्स फाइंड आउट करना। अननोन्स मतलब एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करना। तो एक्स और वाई की वैल्यू, इट मीन्स वी कैन से वी हैव टू फाइंड मैट्रिक्स एक्स। अगर हमारे पास मैट्रिक्स एक्स आ जाएगी तो इट मीन्स हमारे पास अननोन्स आ जाएंगे एक्स एंड वाई। चलिए, लेकिन सबसे पहला जो हमारा स्टेप है, हमें सबसे पहले क्या काम करना है, सबसे पहले जो हमारी कोफिशिएंट मैट्रिक्स है हम उसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे। तो उसका अगर डिटर्मिनेंट देखें तो क्या आएगा हमारे पास, 5 - 4 इज इक्वल टू 1। तो इट्स डिटर्मिनेंट इज 1, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में आपने देखा कि डिटर्मिनेंट 1 आ रहा है, ठीक है। डिटर्मिनेंट 0 भी आ सकता था, ठीक है। डिटर्मिनेंट 1 आ रहा है, मतलब डिटर्मिनेंट नॉन जीरो वैल्यू आ रही है आपके पास इस क्वेश्चन में। डिटर्मिनेंट 0 भी आ सकता था, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जिसमें डिटर्मिनेंट 0 भी आएगा, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जिसमें डिटर्मिनेंट नॉन जीरो भी आएगा। तो सबसे पहला हमारा स्टेप क्या रहेगा, आप गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सबसे पहले AX इज इक्वल टू B फॉर्म में लिखेंगे। A आपको यहाँ पे क्लियर हो गया, X आपको क्लियर हो गया, B आपको क्लियर हो गया। तो सबसे पहला हमारा जो स्टेप रहेगा, हमें कोफिशिएंट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। अब हमारा क्वेश्चन यहाँ से शुरू होता है। तो A का जो डिटर्मिनेंट आएगा, अब वो जीरो है या नॉन जीरो है, इसके ऊपर डिपेंड करता है हमारा नेक्स्ट स्टेप। तो इस क्वेश्चन में हमारा जो डिटर्मिनेंट ऑफ A है उसकी वैल्यू आ गई है नॉन जीरो, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब इसके बाद क्या करना है, मैं आपको यहाँ पे एक पूरा चार्ट यहाँ पे दिखा रही हूँ। अब हम इस चार्ट को फॉलो करेंगे, तो उसको पहले समझेंगे ध्यान से। आपको नजर आ रहा है, दिस इज सिस्टम ऑफ इक्वेशंस,
ठीक है, आपको सिस्टम ऑफ इक्वेशंस गिवन है। ओके, तो आपका सबसे पहला स्टेप क्या है, आपने क्या करना है, कोफिशिएंट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। ए आप सभी को क्लियर हो चुका है, ए यहाँ पे कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, तो आपने सबसे पहले उसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है, जो कि हम ऑलरेडी उस क्वेश्चन में फाइंड आउट कर चुके हैं। उसके बाद अगर आपका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है, हमारा भी ये केस चल रहा है इस क्वेश्चन के हिसाब से, ठीक है, यहाँ पे दो केसेस हो सकते हैं, डिटर्मिनेंट नॉन जीरो भी हो सकता है और डिटर्मिनेंट जीरो भी हो सकता है। जीरो की हम बात बाद में करेंगे, पहले हम नॉन जीरो की बात करते हैं। हमारा क्वेश्चन में जो डिटर्मिनेंट है वो 1 है, इट मीन्स नॉन जीरो है। अगर हमारा डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आ जाए देन सिस्टम इज कंसिस्टेंट। तो वो सिस्टम कैसा सिस्टम होगा, कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट मतलब उसका सोल्यूशन होगा, ठीक है, एंड वो सोल्यूशन कैसा होगा, एंड दैट सोल्यूशन इज यूनिक। सोल्यूशन हमारा यूनिक होगा एंड गिवन बाय x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। ठीक है, तो ये बात याद कर लीजिए कि अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो है तो इट मीन्स वो सिस्टम कंसिस्टेंट होगा और उसका एक ही सोल्यूशन होगा, एक यूनिक सोल्यूशन होगा, एंड दैट यूनिक सोल्यूशन इज गिवन बाय x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम इस रिजल्ट के ऊपर बेस्ड पहले अपना क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन है उसमें यही केस है, हमारा डिटर्मिनेंट है नॉन जीरो। ठीक है, उसके बाद मैं आपको जीरो वाले केस भी कराऊंगी। चलिए, तो अभी हमने क्या यहाँ पे देखा, हमारा अगर डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है तो सिस्टम क्या होगा, कंसिस्टेंट, सॉल्यूशन क्या होगा, यूनिक, और वो सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। चलिए देखते हैं हमारे क्वेश्चन में कैसे अप्लाई होगा। चलिए, तो यहाँ पे हमारा जो डिटर्मिनेंट है वो नॉन जीरो है, ठीक है, तो उसके बाद आपने यहाँ पे लिखना है कि देयरफॉर सिस्टम इज कंसिस्टेंट एंड हैज यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो देयरफॉर आवर सिस्टम इज कंसिस्टेंट, सिस्टम कंसिस्टेंट है, ओके, एंड हैज यूनिक सॉल्यूशन। उसका जो सॉल्यूशन है वो यूनिक होगा, ठीक है, बिकॉज सिस्टम इज कंसिस्टेंट एंड हैज यूनिक सॉल्यूशन। क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारे पास आ गया है नॉन जीरो, तो अगर डिटर्मिनेंट कोफिशिएंट मैट्रिक्स का नॉन जीरो आ जाए देन दिस इंप्लाइज सिस्टम इज कंसिस्टेंट एंड हैज यूनिक सॉल्यूशन। ओके, एंड सॉल्यूशन इज गिवन बाय, ठीक है, अभी बताया आपको, सॉल्यूशन इज गिवन बाय, वो सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, सॉल्यूशन मतलब किसकी वैल्यूज, एक्स और वाई की वैल्यूज, एक्स और वाई की वैल्यूज मतलब मैट्रिक्स एक्स, मतलब आपको मैट्रिक्स एक्स फाइंड आउट करनी है, यहाँ पे वही आपका सॉल्यूशन होगा। तो यहाँ से जो मैट्रिक्स एक्स है वो आपके पास आ जाएगी एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। तो स्टूडेंट ये कैसे आया, ये हमने पहले भी स्टेप कहीं बार हम कर चुके हैं। ए एक्स इज इक्वल टू बी, यहाँ से एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी कैसे आएगा, हम दोनों तरफ ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई अगर कर दें इसको, तो प्री मल्टीप्लाई करने के बाद ए इनवर्स ए एक्स आपके पास आ जाएगा ए इनवर्स बी। ठीक है, तो मैंने दोनों तरफ ए इनवर्स ए से प्री मल्टीप्लाई कर दिया, तो ए इनवर्स ए आपके पास आई आ जाएगा और आई इंटू एक्स आ जाएगा एक्स, तो यहां से आ गया एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। बट देयर इज नो नीड कि आपको ये स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये अंडरस्टैंडिंग के लिए है। ठीक है, तो यहां से आपके पास आ गया एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। ठीक है, आप डायरेक्टली क्वेश्चंस में लिखेंगे। चलिए, तो स्टूडेंट्स हमने क्या किया, सबसे पहले हमने कोफिशिएंट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट किया, वो नॉन जीरो आ रहा है, अगर वो नॉन जीरो आएगा तो इट मीन सिस्टम इज कंसिस्टेंट एंड हैज यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, एंड दैट सॉल्यूशन इज गिवन बाय एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। ओके, चलिए, तो अब सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। तो आगे बहुत सिंपल है, एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, आपको ए इनवर्स आता है फाइंड आउट करना, तो ए इनवर्स किसके इक्वल आएगा, 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू क्या है 1, यहाँ पे एडजॉइंट जो कि फॉर्मूला है हमारा ए इनवर्स का 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। यहाँ पे मैं एडजॉइंट मैट्रिक्स लिख देती हूँ, कैसे लिखते हैं, 2 ऑर्डर की, सबसे पहले डायगोनल मैट्रिक्स को जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनको हम क्या कर देंगे, इंटरचेंज, और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनकी साइन चेंज कर देंगे। ओके, इनटू बी, तो बी मैट्रिक्स क्या है हमारी 4 9। तो स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ हमारे पास जो एक्स मैट्रिक्स है वो हमारी है एक्स वाई, ठीक है, कॉलम मैट्रिक्स ऑफ अननोन्स और वेरिएबल्स। चलिए, तो मल्टीप्लाई करने के बाद इट विल कम यस 20 माइनस 18, ओके, इट विल बी माइनस 8 प्लस 9, तो वी विल गेट 2 1। तो स्टूडेंट जब हम इसको इक्वेट करेंगे तो x इज इक्वल टू 2, वाई इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से हमारे पास हमारा सॉल्यूशन आ गया x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1। सो इट इज अवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, दैट इज x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 1। हमें x और y की ही वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, अननोन्स की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी।
ठीक है। तो स्टूडेंट्स हमने क्या किया इस क्वेश्चन में, हमें एक सिस्टम दिया हुआ था टू लीनियर इक्वेशंस का। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, उसे मैट्रिक्स इक्वेशन Ax इज इक्वल टू बी की फॉर्म में लिखना है। ए यहाँ पे कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, एक्स यहाँ पे आपके पास कॉलम मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल्स है, एंड बी इज कॉलम मैट्रिक्स ऑफ कॉन्स्टेंट्स रिटर्न एंड राइट हैंड साइड। ओके, तो सबसे पहले हम कोफिशिएंट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, हमेशा हमारा सबसे पहला स्टेप ही रहेगा कि हमें कोफिशिएंट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। ठीक है, वो नॉन जीरो आ गया है। अगर वो नॉन जीरो आ जाए तो इट मीन्स हमारा जो सिस्टम है वो कंसिस्टेंट होगा एंड हैज यूनिक सोल्यूशन, एंड दैट सोल्यूशन इज गिवन बाय एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। यहाँ पे हमें डायरेक्टली लिख देना है सोल्यूशन इज गिवन बाय एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। उसके बाद बहुत सिंपल है, ए इनवर्स आप फाइंड आउट कर लीजिए, बी मैट्रिक्स आपके पास है, मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आ जाएगी एक्स एंड वाई की वैल्यू, और ये जो वैल्यूज हमारे पास आएंगी हम वेरीफाई भी कर सकते हैं। इन वैल्यूज को आप इन इक्वेशंस में सब्स्टिट्यूट करके देख लीजिए। अगर ये वैल्यूज इन इक्वेशंस को सेटिस्फाई करती हैं तो इट मीन्स हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए तो ऐसे ही अभी एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं। और अभी हमने टू लीनियर इक्वेशंस का एक क्वेश्चन किया है, बिल्कुल ऐसा ही हम नॉन जीरो का केस एक 3 का भी लेकर करते हैं। चलिए, 3 लीनियर इक्वेशंस हैं हमारे पास। ठीक है, उसमें थोड़ा काम बढ़ जाएगा, बाकी करना सब कुछ आपको ऐसे ही है। ओके, तो हमारा क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बाय यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे सिर्फ इतना डिफरेंस है, आपके पास 3 इक्वेशंस है। ठीक है, अभी आपने 2 इक्वेशंस का केस किया था, तो बिल्कुल वैसे ही करेंगे इस क्वेश्चन में भी। सबसे पहले इन इक्वेशंस को हम लिखेंगे इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स इज इक्वल टू बी, ए एक्स इज इक्वल टू बी फॉर्म में लिख लेंगे। ठीक है, ए एक्स इज इक्वल टू बी, एंड हेयर ए, अभी आपको बताया मैंने, ए यहाँ पे क्या रहेगी, कोफिशिएंट मैट्रिक्स। तो कोफिशिएंट मैट्रिक्स आपकी बन जाएगी, क्योंकि 3 इक्वेशंस हैं तो 1 1 1, सेकंड के कोफिशिएंट्स हो जाएंगे 1 -1 1, ओके, एंड थर्ड के हो जाएंगे 2 1 -1। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट मैट्रिक्स एक्स, मैट्रिक्स ऑफ अननोन्स, डेट इज एक्स वाई जेड। आपके पास 3 वेरिएबल्स हैं इस बार, तो ये बन जाएगी एक्स वाई जेड। एंड सिमिलरली हमारी जो थर्ड मैट्रिक्स है वो हमारी रहेगी बी मैट्रिक्स। सो बी मैट्रिक्स हो जाएगी हमारे पास यहाँ पे, हमारे जो राइट में जो अननोन्स है डेट इज 6 2 1, तो 6 2 1। तो तीनों मैट्रिसेस हमने बिल्कुल वैसे ही लिख ली जैसे हमने 2 लीनियर इक्वेशंस के केस में लिखी थी। तो यहाँ पे ए एक्स भी आपको क्लियर हो गया है। चलिए, सेम सबसे पहले वी विल फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट सबसे पहले फाइंड आउट करना है। तो ए का डिटर्मिनेंट आपके पास आएगा 1, इट विल बी +1 -1, इट विल बी 0 -1, सभी को आता है सॉल्व करना, -1 -2 -3 +1, एंड इट विल बी 1 + 2 3, एंड आफ्टर सॉल्विंग वी विल गेट 3 + 3 इज इक्वल टू 6, डेट इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, फिर अननोन आ गया, फिर आपके पास नॉन जीरो आ गया है, सॉरी नॉन जीरो आ गया है, तो वही केस आ गया आपके पास, आपका जो डिटर्मिनेंट है वो नॉन जीरो आ गया। तो इट मीन्स आप इसके बाद लिखेंगे सिस्टम इज कंसिस्टेंट एंड हैज यूनिक सोल्यूशन, एंड दैट सोल्यूशन इज गिवन बाय एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। तो यहां से आपके पास आ गया एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। ओके, तो स्टूडेंट वेरी सिंपल, 3 के केस में भी आपको वही काम करना है जो काम आपने 2 के केस में किया था। तो यहाँ पे हम ए इनवर्स वैसे ही फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, आप सभी को आता है फाइंड आउट करना। ए इनवर्स 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपके पास 6 आ गया है। यहाँ पे आप एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड आउट कर लेना, आप कर सकते हैं, सभी को आता है फाइंड आउट करना। ठीक है, बी मैट्रिक्स आपके पास है, बी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, एंड हेयर जो आपकी एक्स मैट्रिक्स है वो आपके पास क्या है, एक्स वाई जेड। ओके, आफ्टर मल्टीप्लीकेशन जब आप इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, पहले इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो भी रिजल्ट आएंगे उसके सभी एलिमेंट्स को आप 6 से डिवाइड कर दीजिए। तो डिवाइड करने के बाद हमारे पास यहाँ पे 3 एंट्रीज आ जाएंगी, 3 रिजल्ट आ जाएंगे, दैट इज द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई एंड जेड। तो इट्स वेरी सिंपल, 3 के केस में भी आपको, ठीक है, सब कुछ वही काम करना है जो कि आपको 2 के केस में करना है। बिल्कुल वैसे ही पहले इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स इक्वल टू बी लिखेंगे, ए एक्स बी यहाँ पे लिख देंगे, हमारी जो जो मैट्रिसेस बनती होंगी। ए का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे, नॉन जीरो आ रहा है, इट मीन सोल्यूशन विल बी यूनिक एंड दैट सोल्यूशन विल बी गिवन बाय एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। ठीक है, एक्स मैट्रिक्स हमारी एक्स वाई जेड है। ठीक है बच्चे, ए इनवर्स फाइंड आउट कर लेंगे, बी मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है, मल्टीप्लाई करके हमारे पास एक्स वाई जेड की वैल्यूज आ जाएंगी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने दोनों केस कवर कर लिए हैं। अगर हमारे पास सिस्टम ऑफ 2 लीनियर इक्वेशंस आ जाए या सिस्टम ऑफ 3 लीनियर इक्वेशंस आ जाए, और मैंने यहाँ पे एक केस कवर कर लिया है कि अगर हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या हो, नॉन
जीरो। तो नॉन जीरो वाला केस हमारा यहाँ पे कवर हो गया है कि अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो है देन सिस्टम इज कंसिस्टेंट एंड सोल्यूशन इज यूनिक एंड गिवन बाय एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। तो ये हमारा पोर्शन पूरा कवर हो गया है। अब हम आएंगे अपने इस पॉइंट पे, अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो है तो अब हमने क्या करना है, तो मैं आपको क्वेश्चन की हेल्प से एक्सप्लेन करती हूँ। चलिए लेट अस सी। चलिए तो स्टूडेंट्स हमारे पास एक क्वेश्चन है, हमारे पास टू लीनियर इक्वेशंस का एक सिस्टम है डेट इज x प्लस 5y इज इक्वल टू 7 एंड 3x प्लस 15y इज इक्वल टू 21। ठीक है, तो हमारे पास टू लीनियर इक्वेशंस है। ठीक है, अब हमें इनको सॉल्व करना है, तो वही काम करेंगे। सबसे पहले इनको इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स इज इक्वल टू बी लिख लेते हैं। ठीक है, ए मैट्रिक्स, ठीक है, ए एक्स बी तीनों मैट्रिसेस बता देते हैं यहाँ पे। ए मैट्रिक्स हमारी वही रहेगी कोफिशिएंट मैट्रिक्स डेट इज 1 5 3 15। ओके, एंड आवर एक्स मैट्रिक्स वेरिएबल मैट्रिक्स डेट इज एक्स वाई, जहाँ पे हमारे वेरिएबल्स रहेंगे। और बी हमारी जो मैट्रिक्स है सेम अननोन्स, जो हमारे कॉन्स्टेंट्स जो हमने राइट में लिखे हैं 7 21। चलिए, तो सबसे पहले वही हमारा स्टेप रहेगा, पहले हम ए का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं। तो ए का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने के बाद इस केस में हमारे पास आ रहा है 15 माइनस 15 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स अब हमारा डिटर्मिनेंट आ रहा है 0। अभी हमने नॉन जीरो के केस किए थे। ठीक है, अब हमारा केस आ गया जैसा कि मैंने बात की थी कि डिटर्मिनेंट 0 भी हो सकता है आपके पास। तो इन केस जब आपका डिटर्मिनेंट 0 आ जाए तो इसके बाद आपको क्या प्रोसेस फॉलो करना है, क्या प्रोसीजर रहेगा, एक बार ध्यान से देखते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारा जो अभी सेकंड केस है मैं उस पर पहले फोकस करूंगी। ये हमारा केस है कि अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 आ जाए तो सबसे पहले आपने क्या करना है, फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी। आप मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड आउट करके उसको पहले बी से मल्टीप्लाई कर दीजिए। पहले ये स्टेप आपको अप्लाई करना है, उसके बाद देखते हैं कि वो मल्टीप्लाई करने के बाद भी वो प्रोडक्ट नॉन जीरो आता है या फिर वो प्रोडक्ट जीरो आता है, वो हम बाद में बात करेंगे। पहले काम करते हैं, क्योंकि डिटर्मिनेंट हमारा 0 आ गया है तो फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी। चलिए एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी फाइंड आउट करते हैं। तो इस मैट्रिक्स ए, ठीक है, इसका एडजॉइंट फाइंड आउट करते हैं। तो एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है, 2 ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड आउट करना बहुत सिंपल है, आपको डायरेक्टली मैंने बताया हुआ है। डायगोनल एलिमेंट्स को इंटरचेंज और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स के साइन चेंज। तो दिस इज एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, और इसको हमने किससे मल्टीप्लाई करना है, बी से। तो एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी। तो मैं स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं थोड़ा नीचे लिख रही हूँ, यहाँ पे इंटू बी मैंने यहाँ पे लिख दिया है, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी। तो बी से मल्टीप्लाई करने के बाद डेट इज 721। ओके, चलिए देखते हैं मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होता है। तो इट विल बी 105 माइनस 105, इट विल बी 0। तो इट विल बी माइनस 21 प्लस 21, इट विल बी 0। तो ये आपके पास आ गई 0 मैट्रिक्स। ठीक है, तो एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी, ठीक है, आपके पास आ गया है 0 मैट्रिक्स। 0 मैट्रिक्स आ गया आपके पास। चलिए वापस आते हैं। तो अभी आपको बताया कि अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 आ जाए तो हमने क्या फाइंड आउट करना है, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी। तो हमें एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी फाइंड आउट करना है। तो हमने अभी फाइंड आउट किया अपने क्वेश्चन में, और हमारा एडजॉइंट ऑफ बी आ गया है 0 आ गया है। ठीक है, वो नॉन जीरो भी आ सकता था। ठीक है, आपने क्वेश्चन में देखा कि आपकी पूरी 0 मैट्रिक्स आ गई है। स्टूडेंट्स वो नॉन जीरो भी आ सकता था। ठीक है, मतलब हो सकता था कि 0 मैट्रिक्स ना आए। कोई भी मैट्रिक्स नॉन जीरो मैट्रिक्स कब होती है, जब उसकी कम से कम कोई अगर एक एंट्री अगर उसकी नॉन जीरो हो गई तो इट मीन्स वो मैट्रिक्स नॉन जीरो मैट्रिक्स हो गई। लेकिन अगर सारी एंट्रीज 0 है तो वो मैट्रिक्स क्या होगी, 0 मैट्रिक्स। तो सबसे पहले आपने डिटर्मिनेंट ए फाइंड आउट किया, वो 0 आ गया। ठीक है, अगर 0 आ जाए तो हमने क्या करना है, हमने फाइंड आउट करना है एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी। ठीक है, अब उसमें भी अगर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी 0 आ जाए, ठीक है, वो 0 भी आ सकता है, वो नॉन जीरो भी। तो स्टूडेंट्स हमारे क्वेश्चन में वो 0 आया है। ठीक है, लेकिन वो नॉन जीरो भी आ सकता था। तो अगर वो नॉन जीरो आ जाए देन सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। तो वेरी सिंपल, पहले हम ये के साथ डिस्कस कर लेते हैं। अगर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी हमारा नॉन जीरो आ जाए तो आपने सिर्फ एक लाइन लिखनी है कि सिस्टम हमारा इनकंसिस्टेंट है, उसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, बात खत्म, क्वेश्चन कंप्लीट। ओके, अगर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी आपका नॉन जीरो आ गया है देन सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट एंड हैज नो सोल्यूशन। लेकिन हमारा केस है, हमारा एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी 0 आया है। क्योंकि वो 0 आ चुका है, इट मीन्स सिस्टम इज कंसिस्टेंट एंड हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस।
तो अगर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी 0 आ जाए तो उस केस में सिस्टम कंसिस्टेंट होगा एंड हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। तो अभी हम इस केस को कंप्लीट करेंगे, लेकिन अगर वो नॉन जीरो आ जाए देन सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट एंड इट हैज नो सॉल्यूशन। चलिए एक बार देखते हैं। तो स्टूडेंट क्वेश्चन में हमने जॉइंट ऑफ ए इंटू बी फाइंड आउट करा तो हमारा वो 0 आ रहा है। तो मैं यहाँ पे एक बात पहले क्लियर कर दूं, मान लीजिए 0 ना आता, सपोज यहाँ पे एक एंट्री नॉन जीरो आ जाती या दोनों ही मान लीजिए एंट्री नॉन जीरो आ जाती, तो यहाँ पे आप लिख देते दिस इज नॉट इक्वल टू 0, दिस इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। सपोज अगर आपके पास ऐसे आ जाता, ठीक है, कोई एक एंट्री नॉन जीरो आ जाती या दोनों ही एंट्रीज नॉन जीरो आ जाती, तो हम लिखेंगे दिस इज नॉट इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। आपको सिर्फ एक लाइन लिखनी है, तो दिस इंप्लाइज सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट एंड इट हैज नो सोल्यूशन, और आपका क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है, तो मैंने आपको नॉन जीरो वाला केस यहीं पे आपके साथ डिस्कस कर लिया है, लेकिन हमारे क्वेश्चन में यहाँ पे ये जीरो मैट्रिक्स के इक्वल है। तो अगर ये जीरो मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए तो उससे आगे हमने कैसे करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट कि एज एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इज 0, तो दिस इंप्लाइज सिस्टम इज कंसिस्टेंट, दिस इंप्लाइज सिस्टम इज कंसिस्टेंट, सिस्टम हमारा कंसिस्टेंट होगा एंड हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, एंड हैज इनफाइनाइट number of solutions, infinite number of solutions। ठीक है, तो उसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे। चलिए अब बात करते हैं कि सिस्टम कंसिस्टेंट आ गया है हमारे पास और उसके जो सॉल्यूशंस होंगे वो होंगे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे उसके। अब वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हम फाइंड आउट कैसे करेंगे वो देखना है अभी सबसे पहले हमने यहाँ पे। ठीक है, अगर ये नॉन जीरो आ रहा है तो बात वहीं खत्म हो जाएगी, सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट एंड हैज नो सॉल्यूशन। लेकिन अगर ये 0 आ रहा है देन सिस्टम इज कंसिस्टेंट एंड हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। चलिए, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हम कैसे फाइंड आउट करेंगे एक बार देखते हैं। करना क्या स्टूडेंट्स, हमने हमारी जो इक्वेशंस हैं वो 2 वेरिएबल्स में है, डेट इज x प्लस 5y इज इक्वल टू 7 एंड 3x प्लस 15y इज इक्वल टू 21। तो हम सबसे पहले इन दोनों वेरिएबल्स में से किसी एक वेरिएबल को कुछ कंसीडर कर लेंगे। सपोज कर लेंगे लेट y इज इक्वल टू k, तो मैंने यहाँ पे कंसीडर कर लिया लेट y इज इक्वल टू k। ठीक है, हेयर k इज एन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, k यहाँ पे क्या है, कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, हम कोई भी कांस्टेंट लेकर चल सकते हैं। तो हेयर k इज एन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, तो y की वैल्यू k आ गई है। अब y की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट करके हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। मान लीजिए अगर मैंने फर्स्ट इक्वेशन में ही रख दी तो x की वैल्यू आ जाएगी 7 माइनस 5k, तो फ्रॉम हेयर x आपके पास आ गया 7 माइनस 5k। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमने किसी भी एक वेरिएबल को k सपोज कर लेना है, मैंने y को कंसीडर किया है, आप x को भी कंसीडर कर सकते हैं कि लेट x इज इक्वल टू k, और आप फर्स्ट इक्वेशन से या सेकंड इक्वेशन से आप फिर y की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। एंड हियर k इज एन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो स्टूडेंट्स हमारे पास x और जो y की जो भी वैल्यू आई है, अगर आप उसे चेक कर लें सेकेंड इक्वेशन में पुट करके, तो वो उसको सेटिस्फाई करेगी, 100% उसको सेटिस्फाई करेगी। तो हमारे पास यहाँ पे y k है और x है 7 माइनस 5k एंड हियर k इज एन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो स्टूडेंट क्योंकि k यहाँ पे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है तो हम कोई भी कांस्टेंट लेके चल सकते हैं। तो सपोज मैंने अगर मान लीजिए y की जगह यहाँ पे k की जगह मान लीजिए 1 रख दिया, तो y की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 1, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 2। ठीक है, सिमिलरली अगर कोई और y की जगह 2 पुट कर देता है तो y k की जगह 2 पुट कर देता है तो y 2 आ जाएगा, और x कितना आ जाएगा 10, 7 माइनस 10 कितना हो जाएगा -3। तो इस तरीके से हम डिफरेंट k पुट करके डिफरेंट पेयर्स निकाल सकते हैं x और y के। इट मीन्स इनफाइनाइट मैनी पेयर्स आ सकते हैं इनफाइनाइट मैनी वैल्यूज ऑफ k के लिए। दैट्स व्हाई दिस सॉल्यूशन विल बी इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, ये सिर्फ मैंने एक्सप्लेन करने के लिए लिखा था। ठीक है, तो ये जो आपका ओवरऑल जो सॉल्यूशन k के टर्म्स में आ गया है, दिस सॉल्यूशन इज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। तो ये हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ गया एंड हियर k इज एन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो x इज इक्वल टू 7 माइनस 5k एंड y इज इक्वल टू k। इट इज अवर रिक्वायर्ड इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। ठीक है, तो स्टूडेंट्स क्या किया हमने, सबसे पहले a का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट किया। ठीक है, अभी हम 0 वाला केस कर रहे हैं। अगर वो 0 आ जाए तो हमारा सबसे पहला स्टेप क्या रहेगा, हमें एडजॉइंट ऑफ a इंटू b फाइंड आउट करना है। अब अगर एडजॉइंट ऑफ b आपके पास नॉन जीरो आ जाए, ठीक है, अगर मान लीजिए जीरो मैट्रिक्स ना आती तो इट मीन सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट एंड इट हैज नो सॉल्यूशन, बात वहीं खत्म। लेकिन अगर ये 0 आ जाए देन दिस इंप्लाइज सिस्टम इज कंसिस्टेंट एंड हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस।
और इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आपको कैसे फाइंड आउट करने हैं, आपको एक्स और वाई में से किसी एक वेरिएबल को आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कंसीडर कर लेना है और फिर वहां से आपको किसी भी एक इक्वेशन से दूसरे वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है के टर्म्स में। तो ये जो दोनों वैल्यूज हैं एक्स और वाई की के टर्म्स में, यही आपका होगा रिक्वायर्ड इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। चलिए, तो अभी हमने जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू जो जीरो वाला जो हमने अभी केस किया है, यही केस अभी हम 3 लीनियर इक्वेशंस के केस में करके देखते हैं कि उस केस में हमें क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे हम। चलिए, हाँ जी स्टूडेंट्स, हमारे पास 3 लीनियर इक्वेशंस गिवन है। 2x माइनस वाई प्लस 3z is equal to 1, okay, x plus 2y minus z is equal to 2 and 0x plus 5y minus 5z is equal to 3। ठीक है, ठीक है, हमें तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहले वही काम करेंगे, इसको इन द फॉर्म ऑफ ax इज इक्वल टू b लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे a मैट्रिक्स हमारी रहेगी। सो हेयर a मैट्रिक्स इज कोफिशिएंट मैट्रिक्स दैट इज 2 -1 3 1 2 -1 0 5 -5। ठीक है, और सेम वैसे ही एक्स मैट्रिक्स हमारी रहेगी एक्स वाई जेड, और जो हमारी बी मैट्रिक्स है वो रहेगी 1 2 3। ठीक है, तो आई विल राइट हेयर एक्स वाई जेड, ओके, एंड अवर बी मैट्रिक्स मैं यहाँ लिख रही हूँ। सो बी मैट्रिक्स हमारे पास आ जाएगी 1 2 3। ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले वही काम करना है, हम फाइंड आउट करेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो लेट अस सी डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारे पास कितना आएगा। सबसे पहले 2, ओके, इट विल बी -10 प्लस 5, इट विल बी -5, देन +1, इट विल बी -5, देन +3 एंड इट विल बी 5। एंड सॉल्व करके आप देख सकते हैं -10 -5 -15 एंड +15, सो वैल्यू विल कम 0। तो आपके पास आ गया फिर से 0 का केस, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपके पास आ गया है 0। ठीक है, इस बार आपके पास 3 लीनियर इक्वेशंस है। तो स्टूडेंट, अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, अभी बताया मैंने आपको क्या करना है। आपको वी विल फाइंड आउट एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी। ठीक है, तो जब भी आपके पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 आ जाए तो हमने क्या फाइंड आउट करना है, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी। एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी हम फाइंड आउट करेंगे। चलिए, तो स्टूडेंट्स, आप सभी को 3 ऑर्डर के मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड आउट करना आता है। तो अपने टाइम को सेव करने के लिए मैंने यहाँ पे पहले ही फाइंड आउट कर लिया है, मैं आपको दिखा दूँ। यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी मैंने फाइंड आउट कर लिया है। एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास आ गया, बी मैट्रिक्स हमारी है 1 2 3, और इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई करके देखा तो हमारे पास आ रही है 0 मैट्रिक्स। तो अभी मैं 0 वाला ही आपको केस यहाँ पे डिस्कस करना चाहूंगी। तो 0 मैट्रिक्स आ रही है, क्योंकि नॉन जीरो वाले में कुछ डिस्कस करने वाली बात ही नहीं है। अगर इन दोनों का प्रोडक्ट अगर आपके पास नॉन जीरो मैट्रिक्स आ जाती तो इट मीन सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट एंड इट हैज नो सोल्यूशन, आपकी बात वहीं खत्म हो जाती है। लेकिन इस क्वेश्चन में जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका प्रोडक्ट आएगा 0। ओके, तो स्टूडेंट्स, वी विल राइट सिस्टम इज कंसिस्टेंट एंड इट हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। ओके स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन मैं सिर्फ आपके साथ इसलिए डिस्कस कर रही हूँ कि क्योंकि अभी जो हमने 2 लीनियर इक्वेशंस वाला केस किया था उसमें भी एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी 0 था और वहां पे भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आए थे। तो वहां मैंने आपको बताया था कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आपको कैसे फाइंड आउट करने हैं। और यहाँ पे अब जब आपके पास 3 इक्वेशंस हैं तो अब यहाँ पे आप कैसे फाइंड आउट करेंगे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, एक बार देखते हैं। तो ये बात आपको क्लियर हो गई है कि जॉइंट ऑफ ए इंटू बी हमारे पास आ रहा है प्रोडक्ट 0। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि हमारे पास 0 आ गया है। तो इट मीन सिस्टम इज कंसिस्टेंट एंड इट हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। चलिए, अब देखते हैं कि इसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कैसे निकलेंगे। 2 के केस में तो बहुत सिंपल था, किसी एक वेरिएबल को k मान के आप दूसरे वेरिएबल की वैल्यू k के टर्म्स में आपने निकाल ली थी। लेकिन क्योंकि यहाँ पे 3 वेरिएबल्स हैं तो यहाँ पे कैसे काम करना है आपको, चलिए एक बार देखते हैं। चलिए, तो उसके लिए सबसे पहले मैं ये वाला पार्ट यहाँ पे रब कर रही हूँ क्योंकि ये आपको क्लियर हो चुका है। ठीक है, इससे आगे की बात करेंगे। तो स्टूडेंट्स क्या करेंगे, सबसे पहले किसी एक वेरिएबल को यहाँ पे हम कंसीडर कर लेंगे के, किसी भी एक वेरिएबल को हम मान सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे मान लिया लेट जेड इज इक्वल टू के। ठीक है, वहां तो 2 ही वेरिएबल थे तो किसी एक को के मान के बाकी दूसरे की वैल्यू इजिली निकल गई थी। अब आपने क्या करना है, कोई भी 2 इक्वेशन, आप फर्स्ट या सेकेंड कोई भी ले सकते हैं इक्वेशन। तो मैं यहाँ पे 2x माइनस वाई, ठीक है, इज इक्वल टू हमारे पास बन गया 1 माइनस 3k। सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन से बन जाएगा x प्लस 2y इज इक्वल टू 2 प्लस k।
तो जो जेड की वैल्यू हमारे पास आई है वो हम फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन में हमने पुट करके एक्स और वाई में दो इक्वेशंस बना ली। ठीक है, तो जेड की वैल्यू हमारे पास के है, अब हमारे पास एक्स और वाई में दो इक्वेशंस बन गई है। अब स्टूडेंट्स हमने इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके यहाँ से एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है के की टर्म्स में, और हमारा फाइनल सोल्यूशन आ जाएगा इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। लेकिन अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कैसे किया जाएगा, बिल्कुल वैसे ही हम इस सिस्टम को लिख सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ सी एक्स इज इक्वल टू डी। बिल्कुल वैसे ही जैसे इस सिस्टम को ए एक्स इज इक्वल टू बी फॉर्म में लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं सी एक्स इज इक्वल टू डी। तो यहाँ पे जो सी मैट्रिक्स है, सी मैट्रिक्स आपकी वही कोफिशिएंट मैट्रिक्स रहेगी, डेट इज 2 -1 1 2। ओके, और जो हमारी एक्स मैट्रिक्स है वो सेम रहेगी एक्स वाई। ठीक है, और हमारी जो डी मैट्रिक्स है जो हमारे राइट में कॉन्स्टेंट्स हैं, डेट इज 1 -3k इंटू 2 एंड नेक्स्ट हमारा बन जाएगा 2 + k। तो यहाँ पे सी एक्स और डी मैट्रिसेस हमारी बन गई हैं, आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, उसके बाद वही हम पहले सी का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे, एंड डिटर्मिनेंट आपके पास आ जाएगा 4 + 1 5, डेट इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, नॉन जीरो आ गया है, तो इट मीन्स आपका जो सिस्टम है वो कंसिस्टेंट है एंड इट हैज यूनिक सोल्यूशन, एंड दैट यूनिक सोल्यूशन इज गिवन बाय सेम, जैसे इस केस में एक्स ए इनवर्स बी है, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे स्टूडेंट्स एक काम और करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने ए और बी की जगह सी और डी हमने यहाँ पे यूज किया है, तो यहाँ पे मैं एक्स के प्लेस पे भी यहाँ पे नेम चेंज कर देती हूँ। यहाँ पे मैं वाई लिख रही हूँ उसको, तो यहाँ पे हम वाई लिख देते हैं क्योंकि नेम चेंज कर रहे हैं वाई। तो फ्रॉम हेयर वाई विल बी सेम सी इनवर्स डी। तो वाई की वैल्यू आ गई आपके पास सी इनवर्स डी। ओके स्टूडेंट्स, तो इट्स वेरी सिंपल। आपने क्या किया, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कैसे निकलेंगे। सबसे पहले आप किसी एक वेरिएबल को यहाँ पे के मान लेंगे, तो मैंने यहाँ पे जेड को सपोज कर लिया है के। उसके बाद जो फर्स्ट टू इक्वेशंस हैं वो एक्स और वाई में मैंने यहाँ पे के टर्म्स में लिख ली। ठीक है, सी वाई इज इक्वल टू डी फॉर्म में, सी वाई डी आपको क्लियर हो गया है। सेम वैसे ही सी का पहले डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे, नॉन जीरो आ गया, इट मीन्स कंसिस्टेंट है, यूनिक सोल्यूशन है, एंड दैट सोल्यूशन इज गिवन बाय वाई इज इक्वल टू सी इनवर्स डी। ठीक है, अब यहाँ पे सी इनवर्स बिल्कुल वैसे ही फाइंड आउट करेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ सी हमारे पास कितना आया था, डिटर्मिनेंट ऑफ सी 5 1/5। ओके, और यहाँ से हम सी का जो है जो सी मैट्रिक्स है उसका एडजॉइंट फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो सी मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे आएगा, डायगोनल जो एलिमेंट्स हैं वो हमारे पोजीशन जो कि सेम ही है, तो इस बार कोई चेंज नहीं आएगा, और यहाँ पे साइन चेंज कर देंगे, तो 1 -1 इंटू डी मैट्रिक्स क्या है हमारी 1 -3k इंटू 2 + k। तो स्टूडेंट्स नाउ इट्स वेरी सिंपल, यहाँ पे हमारी जो y मैट्रिक्स है उसकी वैल्यू यहाँ पुट कर देती हूँ मैं एक्स वाई। तो यहाँ से सॉल्व करके हमारे पास आ जाएगी x और y की वैल्यू। तो आफ्टर सॉल्विंग वी विल गेट, हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी, x विल बी -5k। ठीक है, आप सॉल्व कर सकते हैं, -5k + 4/5, एंड y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 5k + 3/5, और z हमारा है k, एंड हियर z इज इक्वल टू k। तो स्टूडेंट्स यू कैन सी कि तीनों वेरिएबल्स की वैल्यू आपके पास के टर्म्स में आ गई है। के यहाँ पे एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो डिफरेंट के लिए आपके पास डिफरेंट एक्स वाई जेड की वैल्यूज आएंगी, इनफाइनाइट मैनी वैल्यूज आएंगी। तो ये आपके पास जो ओवरऑल सॉल्यूशन आ गया है, दिस इज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो स्टूडेंट क्या करना है, काम वही करना है। पहले आपने चेक किया एडजॉइंट ऑफ एन टू बी, यहाँ तक आपको क्लियर हो ही गया था, वो 0 था, तो कंसिस्टेंट होगा, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होंगे। तो 3 के केस में कैसे करने हैं आपको फाइंड आउट, 2 के केस में बहुत सिंपल था। 3 के केस में पहले आपने जेड किसी एक वेरिएबल को आपके यहाँ पे एज्यूम कर सकते हैं, मैंने जेड को किया, फिर एक्स और वाई में आपके पास दो इक्वेशंस बन गई। ठीक है, और उसके बाद उनको हमने नेम्स दे दिया, सी वाई इज इक्वल टू डी फॉर्म में हमने लिख दिया। सी हमारी कोफिशिएंट मैट्रिक्स, वाई वेरिएबल मैट्रिक्स, डी हमारी हो गई कॉलम मैट्रिक्स ऑफ कॉन्स्टेंट्स रिटर्न इन राइट हैंड साइड। सेम सी का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट किया, नॉन जीरो। ठीक है, कंसिस्टेंट है, यूनिक सोल्यूशन होगा, y इज इक्वल टू सी इनवर्स डी। ठीक है, तो यहाँ से सब कुछ हमने सी इनवर्स फाइंड आउट कर लिया, डी से मल्टीप्लाई किया, और हमारे पास आ गई एक्स वाई जेड की वैल्यू के की टर्म्स में। तो यही हमारा है इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। तो स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे आपके साथ सभी केस डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको बताया मैंने, सबसे पहले आपको ए का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। अगर वो नॉन जीरो है तो सिस्टम कंसिस्टेंट होगा, सोल्यूशन यूनिक होगा, एंड इज गिवन बाय एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। ठीक है, मैंने आपको इसके दोनों क्वेश्चंस करा दिए हैं। ठीक है, 2 लीनियर इक्वेशन का भी हमने केस कर लिया है और 3 का भी कर लिया है। उसके बाद अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 है तो सबसे पहले आपने क्या काम करना है, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी फाइंड आउट करना है। ठीक है, अगर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी नॉन जीरो है, ठीक है, तो इट्स वेरी सिंपल, अगर नॉन जीरो आपको नजर आएगा, अगर किसी भी क्वेश्चन में आएगा तो सिस्टम इनकंसिस्टेंट है, नो सोल्यूशन
सोल्यूशन होगा, और अगर वो 0 है तो सिस्टम कंसिस्टेंट होगा और इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशंस होंगे। तो यहाँ पे मैंने आपके साथ दोनों केसेस डिस्कस कर लिए हैं कि अगर आपके पास 2 इक्वेशंस आ जाएं तो आपको कैसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशंस फाइंड आउट करने हैं, और अगर आपके पास 3 लीनियर इक्वेशंस आ जाएं तो आपको कैसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशंस फाइंड आउट करने हैं। सो स्टूडेंट, इन द लास्ट मैं यहाँ पे एक बात कहूंगी कि ये जो डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 वाला जो केस है, ये आपके सीबीएसई का जो आपका सिलेबस है उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपके सिलेबस में नहीं है। आपके सिलेबस में केवल यूनिक सोल्यूशन वाला केस है, बट ये पार्ट किए बिना हमारा जो टॉपिक है वो इनकम्प्लीट रह जाता है। तो पूरे टॉपिक की स्टडी करने के लिए सारे केसेस स्टडी करना बहुत जरूरी है, क्योंकि कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से ये केस भी इंपॉर्टेंट है। बट स्टूडेंट्स, आपने करना क्या है, नोटबुक में आप सभी यूनिक सॉल्यूशन के जितने भी केसेस हैं आप सभी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे, और ये जो डिटर्मिनेंट 0 वाला केस है इसके भी आप 1 या 2 क्वेश्चंस आप अपनी नोटबुक में प्रैक्टिस के लिए आप कर लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये बात आपने ध्यान रखनी है, एंड अपने क्वेश्चंस कंप्लीट कीजिए। ठीक है, जो भी आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चंस है यूनिक सॉल्यूशन से रिलेटेड और जो आपका सेकंड केस है उससे रिलेटेड, ठीक है, उसके 1 या 2 क्वेश्चंस कर लीजिए। एंड नेक्स्ट टाइम अभी हमारे टॉपिक के मैं कुछ और आपको सम मोर क्वेश्चंस जो है मैं आपको नेक्स्ट टाइम कराऊंगी। ठीक है, इसमें कुछ और हम क्वेश्चंस करेंगे, तो तब तक आप अपने जितने भी अभी आज मैंने आपको केसेस कराए हैं उसके ऊपर बेस्ड अपने क्वेश्चंस कंप्लीट कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स, टिल नेक्स्ट लेक्चर, बाय।